Good morning, good evening, good afternoon, as per the time you are watching the video. In this particular video lecture, we are going to discuss the chapter 1 of our geography textbook, which is resources and development. So let's start to read the chapter. रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज मतलब संसाधन यानी वह कोई भी चीज जो हमारे वांट्स को पूरा करे, यानी एनीथिंग विच हैज सम यूटिलिटी. रिसोर्सेज का अगर हम डिफिनेशन का बात करते हैं तो बुकिश डिफिनेशन इसका ये दिया हुआ है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज टर्म्ड एज रिसोर्स. अगला चीज जो किताब डिस्कस कर रहा है वो ये है कि हाउ कैन रिसोर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट. हाउ कैन रिसोर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट. सो रिसोर्स से डेवलपमेंट होने के लिए एक चीज जरूरी है, दैट इज इंट्रैक्शन. दैट इज व्हाट? इंट्रैक्शन. बेसिकली द इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स, नेचर विथ टेक्नोलॉजी. बेसिकली द इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर. ह्यूमन बींग्स इंट्रैक्ट विथ नेचर with technology to create institutions and accelerate their economic development. है ना? इसका मतलब है, ध्यान से समझना, अगर हम बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वी डू नॉट बाय रॉ मटेरियल्स, वी बाय फिनिश्ड गुड्स. एज फॉर एग्जांपल, हम बाजार से कॉपर नहीं खरीदने जाएंगे, एल्यूमिनियम नहीं खरीदने जाएंगे, हम उसका बना पंखा खरीदने जाएंगे, है ना? तो हम ट्रांसफॉर्म चीज यानी फिनिश्ड गुड्स मांगते हैं, और वो फिनिश्ड गुड्स बनता तभी है जब ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी की मदद से उसको बनाता है. बात समझ रहे हैं? तो इसी लाइन को हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर विथ बेसिकली ह्यूमन बींग, देयर इज एन इंटरेक्शन between human beings and nature with the help of technology, and human beings create institutions to accelerate their economic development. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा, एक बात इसमें और हमें याद रखनी है कि हमने रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया है टू टाइप्स में. एक है नेचुरल एंड वन इज ह्यूमन मेड. One is natural and one is human made. So what are natural resources? Natural resources are those resources which are directly obtained from nature. And what are human made resources? Human made resources are those resources which are basically made by human beings, which are created by human beings. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे. तो बात ये है ना हमारा कि अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, तो यही हमारा कोर्स ऑफ स्टडी और हमें यही पढ़ना है ना? तो नेचुरल रिसोर्सेज का हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, एंड द क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेनी फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर इज ऑरिजिन यानी उत्पत्ति. कोई चीज को नेचर ने बनाया कैसा है? किसी चीज में नेचर ने जान डाला है, किसी चीज में नेचर ने जान नहीं डाला है. तो जिस भी चीज में नेचर ने जान डाला है, दैट इज बेसिकली बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज में क्या क्या आ गया? फ्लोरा, फौना, plants and animals basically, and fauna and abiotic resources. Abiotic resources are those resources which do not have life, है ना? Basically rocks, soils, air, mineral, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी किस में आ गई? abiotic resources में, है ना? नेक्स्ट थिंग इज कि रिसोर्स से हमें डेवलपमेंट करना है. रिसोर्स से हमें क्या करना है? डेवलपमेंट. एज फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो मौजूदा संसाधन है उससे मुझे बच्चों को पढ़ाना है और मुझे फीस लेना है, बेसिकली रिवेन्यू जनरेट करना है, एंड बच्चों का भी डेवलपमेंट करवाना है, उनको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं. तो इसमें हमें हर किसी का डेवलपमेंट देखना है. तो आप बताइए, ये सारा काम करने में कुछ ना कुछ चीज एक्सप्लॉइट होगा ना. इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लॉइट होगा. आपको नोट्स देंगे, पेपर देना पड़ेगा, तो पेपर जो बनता है उसके लिए ट्री काटना पड़ेगा. तो नेचर को एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रहा है. यानी अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो एक्सप्लॉइटेशन तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा ही. प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब ये एक्सप्लॉइटेशन हद से ज्यादा होता है. और ये बात समझ आ रहा है? ये एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ डेवलपमेंट के कारण से हमारा जो रिसोर्सेज है उस पर भी संकट बन जाता है. हमारा जो संसाधन है उस पर भी क्या हो जाता है? संकट बन जाता है. बेसिकली इट हैज बीन सीन दैट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम people have basically considered resources as a free gifts of nature, but they are not. Resources are not the free gifts of nature. Everything comes at a cost. बात समझ रहे हैं ना? So due to this assumption, there has arisen many global problems due to indiscriminate use of resources. What problems have arisen due to indiscriminate use of resources? First, depletion of resources for the satisfaction of greed of few individuals. Second, accumulation of resources in the hands of few, dividing the society into two segments, haves and have-nots, यानी rich and poor. Third, rising global ecological crisis.
such as global warming, ozone layer depletion, environmental degradation, land pollution, water pollution. बात समझ रहे हैं? तो ये ग्लोबल क्राइसिस है, इससे पूरी दुनिया को क्या पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा। अगर रिसोर्स की मात्रा कम हो जाती है तो इससे किसी एक कंट्री को या एक स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इससे पूरी दुनिया को क्या पहुंचेगा बाबू? नुकसान पहुंचेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, व्हाट शुड बी डन? हाँ शुभम ध्यान देंगे, व्हाट शुड बी डन, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन। तो देखो, in order to develop ourselves, exploitation of resources is necessary. Exploitation of resources is necessary. It is a fact. But we can take several measures. बात समझ रहे हैं? To reduce this exploitation. We can develop in present without hindering the development of future generations. And what is this kind of development called? This is called sustainable development. Sustainable development means developing in present without hindering the needs and desires of future generations. बात समझ रहे हैं? So this term was already discussed in several meetings like Rio de Janeiro Earth Summit 1992, in which more than 100 heads of states gathered in a country named Brazil, and they participated in this international Earth Summit. They discussed on several issues like environmental degradation, socio-economic development, and they endorsed the forest policy. They understood the importance of trees, forests, and nature, and they basically adopted an agenda which was termed as Agenda 21. Agenda 21 was a resolution adopted in this Rio de Janeiro Earth Summit. And in Agenda 21, they decided to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs, and shared responsibilities. One factor of Agenda 21 was that every local, state, and national government should frame their own Agenda 21. They have to recognize the need of the hour to preserve the environment. बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? They have to recognize the need of the hour to use the resources carefully. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी बातें हमारे किताब में लिखी गई है। रियो डी जेनेरो का समिट हम लोग डिस्कस कर लिए, हम लोग एजेंडा 21 डिस्कस कर लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is mere availability of resources is not enough for the development of any region. यानी सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स का होना जरूरी नहीं है किसी रीजन का विकास होने के लिए। रिसोर्स के होने के साथ साथ इंटरेक्शन भी जरूरी है ना? Basically the interaction, the process of transformation of things. See, the process of transformation of things is important because we demand transformed things. We do not demand raw materials. They are of no use for us. बात समझ रहे? We do not demand bauxite. We demand aluminium. We do not demand iron ore. We demand iron, basically steel. Okay. So the process of transformation of things depends entirely upon the interaction between human beings and nature with the help of technology and creation of institutional setup. So this process is necessary. If you have resources, if you have ample resources, is it enough for development? No. Without the interaction, without the technology, it is not possible to develop with the available resources. बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। As we have seen in the case of colonized countries, the main reason for the foreign invaders to come and conquer those regions was the colonized countries lacked in technological development. They didn't have that much level of technology. Okay, so ये चीजें हैं। Talking about the next thing, which is how to, if resources are important, they need to be conserved. So coming to the next topic, which is conservation of resources. We have to conserve our resources because due to irrational consumption and overutilization, several problems have been created. As it was said by Mahatma Gandhi, there is enough for anybody's need, but basically there is enough for everybody's need, but
नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है. इट वॉज बेसिकली सेड बाय महात्मा गांधी. आई अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द चैप्टर. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो आपको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज छोटा सा टॉपिक था, समझ आ गया. अब आते हैं बाबू, बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू कंजर्व द रिसोर्सेज वी हैव टू प्लान where to use our resources. So we have to do resource planning. Resource planning is the process in which we plan to use the resources carefully. Planning is the most widely accepted strategy for judicious use of resources. As in a country like India, where there are some regions which are abundant in some resources and deficient in some other resources. Like if we talk about Jharkhand, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, they are basically abundant in minerals and coal reserves, but they lack in human resources. If we talk about Ladakh, and if we talk about Ladakh has a very rich cultural heritage, but it lacks in water resources and infrastructural development as well. Arunachal Pradesh, it has ample water resources, but it lacks in infrastructural development. If we talk about Rajasthan and Gujarat, they do have solar and wind energy, but they lack in water resources. So resource planning need to be done in India. And what are the 3 steps involved in resource planning? First one is identification and inventory of all the available resources, which includes surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation of all the available resources. Second, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup. Third, matching the resource developmental plans with overall national developmental plans. So पहले तो हमें समझना होगा कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, यानी वी हैव टू डू द आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट थिंग इज दैट, हमें समझना होगा कि हम कैसे अपना एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएं. हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, हमें ऐसा समझ के चलना होगा कि हम जो प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएं वो हमारे मौजूदा स्किल, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप के हिसाब से ही हो. कुछ भी ख्याली पलाव हम नहीं बना सकते हैं. और रिसोर्स का डेवलपमेंट ही नहीं, हमें पूरा नेशन का डेवलपमेंट को दिमाग में रख करके रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा हमारे देश में. सो दिस इज द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सी रिसोर्स प्लानिंग का अगर हम बात करते हैं, रिसोर्स का अगर हम जुडिशियसली यूज करने का बात करते हैं, तो इसको लेकर के कई सारे लोगों ने अपने अपनी राय दिया है. एज फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे गांधी जी थे, उन्होंने ऐसा बोला कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, यानी आवश्यकताओं को हम हर किसी के पूरा कर सकते हैं, लेकिन लालच एक इंसान का भी पूरा नहीं कर सकते हैं. गांधी जी ने ये बोला कि भाई लालची और खुदगर्ज जो नेचर है ना हम लोगों का, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है, हर चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है वो, इससे क्या होगा, इससे हमारे पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, इससे हमारे पूरे अर्थ को नुकसान पहुंचेगा. So this was basically said by our political thinker Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was against mass production and wanted to replace it with production by the masses. महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि एक बार में बहुत सारा सामान बने, वो ये चाहते थे कि बहुत सारा सामान बनाओ लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल करो, हर किसी को नौकरी मिलना चाहिए, हर किसी को पैसे मिलने चाहिए. ये गांधी जी का जो है ये कहना था. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, जो कि रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड है. तो वो है 1968 का. 1968 में क्लब ऑफ रोम में रिसोर्स कंजर्वेशन की वकालत की गई थी. कहा गया था कि हमें जरूरत है कि रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए. 1974 में मैसर ने अपने किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधीयन फिलॉसफी को डिस्कस किया था. उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमें जो है बहुत ज़्यादा कुछ का ज़रूरत नहीं है, बात समझ रहे हैं, अपने लाइफ को जीने के लिए, है ना. वी बेसिकली नीड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स बस. ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1997 का अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक साधन हो सकता है संसाधनों का संरक्षण करने का. 1992 में रियो डी जेनेरो और समिट में ब्राजील में क्या हुआ ये हमने देखा ही है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच इज अ लैंड रिसोर्स. अगर हम लैंड रिसोर्स का बात करते हैं तो लैंड, सुनेंगे बाबू ध्यान से, लैंड इज अ रिसोर्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड. लैंड इज अ रिसोर्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड. Land is a resource of finite magnitude. We need to use it very carefully. Okay.
अगर हम बात करते हैं तो लैंड का जो यूज है ये कई सारे फैक्टर्स के माध्यम से डिटरमाइन किया जाता है, लाइक टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि लैंड का किस तरह से क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। एज फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट लैंड का, तो लैंड जो है ना ये हमारा एक पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ हो गया, वेजिटेशन हो गया, जो भी ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चीज़ें हो गई, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, ये सारी चीज़ें लैंड पर ही होती हैं। बात समझ रहे हैं? अब हम बात करते हैं अगर इंडिया में, तो इंडिया में जो हमारा बेसिकली प्लेन्स का एरिया है वो ऑलमोस्ट 43% है, जो कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री को डिवोटेड है, यानी यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हम जानते ही हैं, यहाँ खेती बाड़ी अच्छी खासी होती है, यहाँ इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छे खासे बसे हुए हैं। इफ वी टॉक अबाउट 27% जो हमारा एरिया है वो हमारा प्लेट्यू को डिवोटेड है, और जो हमारा प्लेट्यू यानी पठार का रीजन है वहाँ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट वगैरह चीज़ें पाई जाती हैं। और जो हमारा 30% एरिया है ये माउंटेन्स का है, और ये माउंटेन्स का जो एरिया है यहाँ से नदियाँ निकल करके आती हैं, जिन नदियों में हमेशा पानी रहता है माउंटेन्स के कारण से। और यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत अच्छा खासा है, यहाँ पे पेड़ पौधे, वनस्पति एंड जानवर यानी अलग अलग प्राणी भी बहुत अच्छे खासे निवास करते हैं। तो लैंड का जो इस्तेमाल होता है इसको हम कह लेते हैं कि दो फैक्टर से डिटरमाइन होता है, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या हो गया, टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ह्यूमन फैक्टर्स क्या हो गया, तो पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह चीज़ें हो गई। तो इन सब के कारण से हमारा, हाँ ओके, सो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं अगर लैंड यूज का, तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है इंडिया के टर्म्स में अगर मैं बात करता हूँ तो 93% इंडिया का ही हमारे पास डेटा अवेलेबल है, बिकॉज 7% एरिया इज द एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, लाइक वी नो अबाउट पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड बेसिकली सीओके विच इज चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज अक्साई चीन, एंड वी डू नॉट हैव द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। तो हमारे पास लैंड यूज पैटर्न का जो डेटा है ना वो 93% के लिए ही अवेलेबल है। ओके, अब हम बात करते हैं लैंड का यूटिलाइजेशन का। तो लैंड का यूटिलाइजेशन आप 5 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट, सेकंड वन इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस विच इज बैरन एंड वेस्टलैंड, एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल लैंड ऑन विच द रोड्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स आर बिल्ट। थर्ड इज other uncultivated land. Other uncultivated land includes permanent pastures and grazing grounds, land under miscellaneous tree crops, groves, and cultivable wasteland which are left uncultivable for more than 5 agricultural year. Fourth is fallow land. Fallow land includes current fallow and other than current fallow. Current fallow includes basically current fallow includes those land which are not uncultivated for less than 1 agricultural year, and if it is not cultivated from 1 to 5 agricultural year, it can be termed as other than current fallow. Next is net sown area. Net sown area includes the physical extent of land on which the crops are sown, and gross cropped area means net sown area plus area so on which the crops are sown more than once in an agricultural year, that is gross cropped area. Okay, दोबारा समझा दूं, पहला लैंड होगा जो फॉरेस्ट में होगा, दूसरा लैंड होगा जिसको नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आप डाल दियो, या तो बंजर भूमि है या तो उस पे बिल्डिंग रोड बना दियो। तीसरा लैंड होगा जिसपे आप खेती बाड़ी नहीं कर रहे हो, जानवर चरा रहे हो, यानी परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स, या फिर आप उस पे ग्रोव्स, बगान है जिसमें फालतू पेड़े हैं, जिसमें फालतू पेड़ सब हैं। तीसरा लैंड जिस पर आप खेती बाड़ी पिछले 5 साल से भी ज्यादा से नहीं कर रहे हो, वो भी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में ही आएगा। फिर चौथा हमारा हो गया फैलो लैंड। फैलो लैंड में क्या आ जाएगा हमारा, फैलो लैंड में हमारा आ जाएगा 2 तरह का लैंड। एक है करंट फैलो। करंट फैलो जिसपे 1 साल 1 एग्रीकल्चरल ईयर से भी कम से खेती बाड़ी नहीं हुई है, और अदर देन करंट फैलो जिसपे कि 1 से 5 एग्रीकल्चरल ईयर से खेती बाड़ी नहीं हुई है। नेक्स्ट इज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में क्या आ जाएगा, तो नेट सोन एरिया में हमारा आ जाएगा वो फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड जिस पर हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं एक एग्रीकल्चरल ईयर में, राबी खारिफ जैद तीनों मिला करके खेती बाड़ी करते हैं, दैट इज व्हाट नेट सोन एरिया। अब मान लो हमारे पास नेट सोन एरिया है 10 एकड़। नेट सोन एरिया कितना है, 10 एकड़। लेकिन उस 10 एकड़ वाला जो भूमि है उसमें 5 एकड़ वाला भूमि ऐसा है जिसमें हम राबी फसल भी उगाते हैं, खारिफ फसल भी उगाते हैं। क्या क्या भी उगाते हैं, राबी फसल भी उगाते हैं एंड देन खारिफ फसल भी उगाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो 5 एकड़ का जो एरिया है ना उसको आप ऐड और कर दो, क्योंकि आप उस पर तो खारिफ भी उगा रहे हो ना, तो 5 एकड़ का एरिया और ऐड कर दोगे तो नेट सोन एरिया में 5 एकड़ और ऐड हो गया, 15 एकड़ हो गया। तो 15 एकड़ इज ग्रॉस क्रॉप एरिया।
15 एकड़ इज व्हाट ग्रॉस क्रॉप एरिया एंड 10 एकड़ इज व्हाट नेट सोन एरिया, मतलब जितना दूर में खेती बाड़ी करते हैं, एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया मतलब जितना दूर में खेती बाड़ी करते हैं, प्लस एक बार और जिस पर हम लोग साल भर क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसको ऐड कर देंगे, दैट इज दैट। तो आज हम लोग नेट लैंड यूटिलाइजेशन तक डिस्कस कर दिए हैं। एक बार आप नोट्स देखो, बुक देखो, सारा चीज़ वापस से अपने से पढ़ने का ट्राई करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।